चलिए, रिंकी आ गई हैं, अनुसुमन आ गई हैं, धीरेंद्र आ गए हैं। शुरुआत करते हैं। हिस्ट्री का टेस्ट 2 जो हुआ था, इसमें मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और 20-20 नंबर के सवाल दिए थे। बहुत मुश्किल रहा होगा लिख पाना, हो सकता है टाइम का भी इश्यू हुआ होगा। और इसमें जो क्वेश्चन था, कुल मिला के 2 क्वेश्चन बहुत लोगों ने किया है। मौर्य काल वाला क्वेश्चन बहुत लोगों ने किया है, धम्मा वाला मौर्य काल वाला क्वेश्चन बहुत लोगों ने किया है, और उधर दूसरा एक क्वेश्चन किया मंगोल आक्रमण वाला, वो क्वेश्चन बहुत लोगों ने किया। तो ज्यादातर लोगों ने वही दोनों क्वेश्चन किया है। हम लोग पहले की तरह इसमें भी चॉइस ऑफ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि चॉइस ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई आसान क्वेश्चन भी पकड़ा है तो कम से कम उसका कंक्लूजन डिफरेंट होना चाहिए, थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए। जैसे इसी में एग्जामिन द वेरियस आर्किटेक्चर एलिमेंट्स ऑफ द मौर्यन एम्पायर एंड देयर सिग्निफिकेंस। माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ, पहला क्वेश्चन था एग्जामिन द वेरियस आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स ऑफ द मौर्यन एम्पायर एंड देयर सिग्निफिकेंस। मौर्य साम्राज्य के विभिन्न वास्तुशिल्प तत्वों और उसके महत्व का परीक्षण करें। तो बहुत लोगों ने इसको ट्राई किया है, मैक्सिमम लोगों। अब जब मैक्सिमम लोग एक जैसे क्वेश्चन को या कुछ क्वेश्चन आपको आसान लगता है उसी को चूज कर लेते हैं, और उस क्वेश्चन को अगर आप डिफरेंट नहीं बनाइएगा और लोगों से तो फिर एवरेज मार्किंग ही होगा। आपके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इसको चूज करने के अलावा और कुछ चूज नहीं कर सकते, तो कम से कम इसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाइए। जैसे कंक्लूजन में सबका प्रॉब्लम। अब इसमें इंट्रोडक्शन आप शुरुआत कर सकते हैं। माइक ऑफ कर दीजिए जिनका माइक ऑन है। जिनका माइक ऑन है वो ऑफ कर दीजिए। तो इंट्रोडक्शन इसका होगा कि मौर्यन एम्पायर का जो भी है कि जैसे 3rd सेंचुरी बीसी के आसपास एस्टेब्लिश्ड हुआ, और स्टोन का काम वहां पर हुआ बहुत ज्यादा। मौर्यन आर्किटेक्चर में अशोका ने बहुत बेहतर काम किया, बुद्धा के ट्रेडिशन को पैटर्नाइज किया। यहाँ सबसे ये सब इंट्रोडक्शन में शुरुआत कर सकते हैं। बॉडी में जितने भी स्तूप हुए या विहार बनाया गया, पिलर्स बना, रॉकेट आर्किटेक्चर बना, अशोका पिलर्स का स्पेसिफिकली मेंशन करना था। ये सब कर लेने के बाद जब आप कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, यहाँ तक तो सबका सही है। जब कंक्लूजन पे पहुंचते हैं तो अतः ऐसे लिख के 10 देयरफॉर, वो जो ऊपर में लिखा है हमने, वो मौर्य साम्राज्य के विभिन्न वास्तुशिल्प और तत्वों और उनके महत्व को दिखलाता है। ऐसा जो कंक्लूजन है बड़ा बेकार लगता है। अब आप इसको इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, इन सब चीजों से जोड़ना सीखिए। कंक्लूजन को भी डिफरेंट बनाना सीखिए। जैसे कि अगर यह आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट उस समय इस तरह का हुआ तो उस समय के धार्मिक जो चीजें थी उसमें कैसे बदलाव लाया, वहां पर मॉरलिटी, वहां पर स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाया या नहीं बढ़ाया, वहां नॉन वायलेंस को, अहिंसा को बढ़ाया या नहीं बढ़ाया। जैसे अशोका ही धम्म का पॉलिसी या जो नीति अपनाया, जो स्तूप बनाया या बुद्ध के ट्रेडिशन को बढ़ाया, तो कहीं ना कहीं पूरे मॉडर्न ट्रेडिशन में नॉन वायलेंस को प्रमोट किया गया। जो भी चीजें बनाई गई उसमें स्पिरिचुअलिटी की भावना थी। तो इसको धर्म से जोड़िए, इसको सोसाइटी से जोड़िए कि सोसाइटी कैसे इससे लाभान्वित हुई। तो मोरालिटी आई, नॉन वायलेंस का पार्ट पढ़ाया गया। तो ये सब चीज अगर कंक्लूजन में डालेंगे तो आपका जो आंसर होगा ये और लोगों से डिफरेंट हो जाएगा। तो आप देखिएगा कि टेस्ट 2 में ज्यादातर लोगों ने यह क्वेश्चन किया है, लेकिन एक बार कंक्लूजन पर नजर उठा के देखिएगा तो कंक्लूजन में किसी का दम नहीं। तो ये एक फैक्टर है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन अशोका का धम्म वादा, जिसमें है इसी के ऑप्शन में मैंने दिया था, मतलब 20 नंबर के क्वेश्चन में, कि the ultimate aim of Ashoka Dhamma was to create a harmonious atmosphere in the state where all people, irrespective of their religious and cultural diversity, lived in peace and harmony with each other. Discuss.
अब एक स्टेटमेंट है अशोका के धम्म के बारे में, लिखा गया है कि वो एटमॉस्फेयर ऐसा राज्य में तैयार किया जाना था कि किसी भी धर्म का लोग हो, कि सांस्कृतिक विविधता उनमें चाहे कुछ भी हो, वह शांति से सद्भावना से एक दूसरे के साथ रह रहे थे। इसमें क्वेश्चन की डिमांड को बिना समझे लोग लिख दिए। इसमें थोड़ी सी कमी है कि क्वेश्चन में लिखना क्या था, क्वेश्चन का डिमांड क्या था, ये लोग नहीं समझे। उन्हें दिखा अशोका का धम्म और उन्होंने पूरा धम्म को लिख दिया, क्या था, क्या कैसे था। अब इसमें यह जो स्टेटमेंट है ये कहीं ना कहीं भारत के कल्चरल डाइवर्सिटी को इंडिकेट कर रहा है। भारत में यह कह रहा है कि बहुत तरह के धार्मिक लोग रह रहे थे। कंटेम्पररी हिस्ट्री से जोड़ते हैं अगर इसको, तो भारत में टॉलरेंस की भावना उस समय भी थी, आज भी है। क्योंकि उस समय इतना बड़ा कलिंग युद्ध हुआ, उसके बाद अशोका का धर्म, ये अशोका का पॉलिसी में परिवर्तन होना, कहीं ना कहीं हमारे टॉलरेंस के भावना को, यहाँ भी इतिहास में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई। इंडिया पार्टीशन होता है, सिख राइट होता है, गोधरा राइट होता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं, छोटे मोटे धर्म के नाम पर दंगे होते रहते हैं। इन सब के बाद भी हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी के कारण वी आर यूनाइटेड एज वन। हम लोग सभी भारत के लोग एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का डिमांड, इस क्वेश्चन को बहुत लोग नहीं समझे और अशोका के धम्म को सबने एक्सप्लेन किया, धम्म को करना था लेकिन उसको थोड़ा सा मोड़ना था। किस भावना में, क्यों? ताकि ऐसे मोड़ना था ताकि आप एक बेहतर कंक्लूजन दे सकें आज के कंटेम्प्रेरी सोसाइटी को देखते हुए। क्योंकि अशोका का धम्म का नीति एक एक जेनेसिस था, एक बड़े युद्ध के बाद उसकी यह नीति आई, उसका एक पृष्ठभूमि था। धम्म ऐसे ही नहीं आया था, धम्म का एक कारण था, शांति सद्भावना से अहिंसा का मार्ग पे लोगों को चलाने का एक भावना था। तो वो उसके पीछे की एक पृष्ठभूमि थी और वह भारत सहिष्णु है, भारत टॉलरेंट है, यह भी दिखाता है। शुरू से जो भी हमारा राजा महाराजा हुआ, अगर कोई ऐसी घटनाएं हो भी गई तो फिर भी भारत की कल्चरल डाइवर्सिटी, इतनी विविधता थी। कभी ब्राह्मणिकल ऑर्डर हावी हुआ, उसको टक्कर देने के लिए बुद्ध जैन आया, इस तरह की चीजें होती रही। कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में भी जैसे कि बतलाया कि पार्टीशन हुआ, सिख राइट हुआ, बहुत सारी घटनाएं हुई, फिर भी हम लोग एक होकर यहाँ पर रह रहे हैं। तो कंक्लूजन में इसको डिराइव करने के लिए थोड़ा सा इसका पृष्ठभूमि को लेकर चलना था कि वाई धम्म, धम्म आया कहाँ से, इसका मतलब इंट्रोडक्शन में इस पार्ट को शामिल करना, उसका बैकग्राउंड। फिर बॉडी में आप धम्म के बारे में सारा डिटेल लिखिए और कंक्लूजन को इस तरह से इंटरेस्टिंग बनाइए और उसको कंटेम्प्रेरी सोसाइटी से जोड़िए कि यहाँ पर इसका क्या रिलेवेंस है। यहाँ पर इसका रिलेवेंस कि भाई हमारा राजा टॉलरेंट था, पहले उसने कुछ घटनाएं भी की, कलिंग युद्ध लड़ा, लेकिन उसके बाद उसको ऐसा फील हुआ कि कल्चरल डाइवर्सिटी इंडिया में इतनी है, इसको विविधताओं का देश है, इसको जोड़ के रखना इतना आसान काम नहीं है। कोई भी रिलीजन का आदमी हो, कोई भी संस्कृति को मानने वाला हो, उसको मिलके एक साथ रहना है। तो उसके लिए उसने धम्म की नीति अपनाई। तो यह भारत का टॉलरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है, इसको किसी भी लोगों ने नहीं लिखा। हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, आर एस शर्मा पढ़े या उपेंद्र सिंह पढ़े, कोई भी बुक पढ़े, आपको इतिहास पढ़ के कुछ सीखने का अगर भावना है, कुछ सीखने का टेंडेंसी है, तो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी से रिलेट करने की कोशिश कीजिए। वो लोग तो लेक्चर दे दिए, वो लोग तो अपने बुक्स को लिख दिए, लेकिन डेरिवेशन करने का काम तो हम ही लोग करेंगे। तो आज थोड़ा सा कमी है, अच्छे आंसर्स को ऐसे ही लिखे जाने चाहिए, अदरवाइज हम लोग बुक को रट लेते हैं और हिस्ट्री को लिखकर चले आते हैं। तो जो इस तरह से लिखेगा, देखिएगा, जो रिलेट करेगा चीजों को, उसको थोड़ा सा बढ़ के नंबर मिलता है। आप अपना आंसर दूसरे से डिफरेंट बनाने का कोशिश कीजिए। तो ये पहला दोनों क्वेश्चन का सारांश मैंने बतलाया। एक फिर अथवा में क्वेश्चन है
During the age of Guptas, literature flourished and a number of literary masterpieces were produced. Discuss. इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं, गुप्त काल में जो भी चीजें हुई उसको लिखना था, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई अप्लाइड पार्ट नहीं है। जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो इस क्वेश्चन को लिखेगा। लेकिन इसका जो एक और 20 मार्क्स का क्वेश्चन फिर इसमें मैंने अप्लाइड डाला आप लोगों को चेक करने के लिए कि कितना आप लोग सोच पाते हैं। वह क्वेश्चन था, द डार्क एजेस इन एंशिएंट इंडिया स्पेनिंग फ्रॉम द फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर टू द राइज ऑफ द गुप्ता एम्पायर was a period of significant socio-cultural transformation. देखिए शुरुआत इसका कहता है कि द डार्क एज इन एंशिएंट इंडिया, मतलब कह रहा है कि प्राचीन भारत में कोई अंधेरा का युग था, है ना, डार्क एज। फिर कहता है स्पेनिंग, कब से कब तक, तो मौर्यन एम्पायर के फॉल से, मौर्यन एम्पायर जब गिरा और जब गुप्ता एम्पायर ऊपर उठा, उसके बीच के काल को यह डार्क एज कह रहा है। फिर लिखता है वाज ए पीरियड ऑफ सिग्निफिकेंट सोशियो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको यह डार्क एज कह रहा है, मौर्य के फॉल से गुप्ता के राइज तक के पीरियड को, उसी के बारे में यह लिख रहा है वाज ए पीरियड ऑफ सिग्निफिकेंट सोशियो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। वह जो अंधेरा युग था वह महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन का काल, सिग्निफिकेंट सोशियो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। अब बताइए क्वेश्चन में दो वर्ड कीवर्ड मिल गए, यहाँ मिल गया एक डार्क एज और उसी को कह रहा है सिग्निफिकेंट सोशियो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। अब बतलाइए कि अगर वह अंधेरा युग था तो फिर उसमें इतने सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन हुए तो उसको फिर अंधेरा युग क्यों कह रहा है? इसका मतलब इस चीज को डिस्कस कर दिया, चर्चा करना। इसका मतलब मेरे भाइयों बहनों आपको यह चीज एक्सप्लेन करना था कि डार्क एज है, डार्क एज में कह रहे हैं महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन हुए, तो फिर वह अगर डार्क एज था तो क्यों था, क्यों कह रहे हैं? अगर एक कारण है तो उसको स्पष्ट करिए कि क्यों डार्क एज के। लेकिन वही जो अंधेरा युग था उसमें बहुत सारे सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन हुए, उसको भी आपको बतलाना। लेकिन इसको कोई भी एक्सप्लेन नहीं किया है, इस टर्मिनोलॉजी को किसी ने नहीं समझा है। जिसको जो समझ में आया, जो सोशियो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ने किसी को लिख दिया, किसी ने पूरा डार्क एज बतला दिया कि भाई बहुत बुरा समय था ये, इस तरह से लिख दिया। लेकिन आपको इसको एक्सप्लेन, अब डार्क एज क्यों कहा? पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से, राजनीतिक अस्थिरता थी, बहुत सारे राजा आए, बहुत सारे राजा आए और गए, तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से इसको डार्क एज कहा गया। अब इसमें से जो जो राजा आए गए कुछ के नाम दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए, लेकिन उनके काल में क्या क्या सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन हुए उसको बतलाते हुए हेंस कंक्लूड कीजिए कि अंधेरा युग कहा गया पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के लिए, लेकिन इसके बावजूद जो ये सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन हुए उसकी वजह से इसका भी महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे इस पीरियड को महत्व सिग्निफिकेंट कहा गया आपके क्वेश्चन। इस तरह से इसको लेना था, जो कि नहीं लोगों ने किया है। नंबर देना पड़ता है क्योंकि सभी का जब कॉपी एक ही जैसा हो तो 4 नंबर 5 नंबर देके तो नहीं छोड़ा जाएगा, तो जो बेस्ट होता है तो उसको कुछ दे देता हूँ, उसको कुछ दे देता हूँ। लेकिन यही एनालिसिस आगे चलकर आप जब राउंड 2 राउंड 3 टेस्ट देते रहेंगे इसी तरह, तो आपको क्वेश्चन लिखने का ढंग आएगा, आप बेहतर लिख सके। जैसे अभी साइंस का एक क्वेश्चन दिया था तो पहला क्वेश्चन में सेल स्ट्रक्चर और कंपोजिशन ये सब पूछ दिया था, तो दूसरा में बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन, तो बच्चा कहा कि भाई ये तो अलग अलग क्वेश्चन है, इसको एक साथ नहीं देना चाहिए। भाई ये तो टेस्ट हो रहा है आपका, आप कैसे क्वेश्चन को लेते हैं? आपको 32 नंबर में लिखने की अगर आदत है और मैं 32 नंबर ही मान के आपको एक छोटा क्वेश्चन दे दूं सेल स्ट्रक्चर का, तो मैं तो ये देखना चाह रहा हूँ कि आप 32 नंबर के लिए तैयार किए हैं तो उसको 16 नंबर में कैसे लिखेंगे। और एक्सपेरिमेंट करता हूँ, एग्जाम में भी कुछ भी हो सकता है। आप यह क्यों मान के बैठे हैं कि हमको कोई क्वेश्चन आएगा तो हम 32 में ही लिखेंगे? आपको उसको कट शॉर्ट करना पड़ सकता है,
इमरजेंसी हो सकती है। इसीलिए हिस्ट्री में भी एक्सपेरिमेंट हुआ, 20-20 मार्क्स के भी क्वेश्चन दिए गए, ताकि ऐसा नहीं है कि भाई 40 नंबर में लिखना है तो 8 पेज में याद किए हैं, गुप्ता का जो भी लिटरेचर याद किए हैं 8 पेज में, अब 8 पेज में लिख गए। 20 नंबर का है तो उसको उस हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिलेवेंट पॉइंट लिखेंगे। तो ये सब थोड़ा सा देखिए कि क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, क्वेश्चन का मतलब क्या है, तब जाके अपना आंसर फ्रेम करके लिखना शुरू कीजिए। फिर मंगोल इन्वेजन वाला क्वेश्चन था। यह क्वेश्चन बहुत लोगों ने अटेम्प्ट किया है और ठीक ठाक लिखा है, इसमें कोई शिकायत नहीं। और टेक्निकल चीजें अगर कोई नहीं लिखे हैं, पॉइंट नहीं दिए हैं, वैग में आंसर दिए हैं, तो फिर उनका नंबर कटा है। कुछ फैक्ट्स होने चाहिए थे, उस पर मार्किंग हुई। उसके बाद डिस्कस द रोल ऑफ इंडियन वुमेन इन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ द 19th सेंचुरी। यह क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में कम से कम 3-4 बार पूछा गया है। और आज के कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा इशू है, जेपीएससी में कुछ इशू ऐसे हैं जो आपको बहुत जगह काम आने वाले हैं। एग्रीकल्चर ही पढ़िएगा तो 3 जगह काम देगा, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में और साइंस। उसी तरह अगर वुमेन को पढ़ रहे हैं तो ये कहीं भी लिख सकते हैं, आप हिस्ट्री में लिख सकते हैं। इकोनॉमिक्स में आपको देखिए एक अलग से टॉपिक है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, माइनॉरिटीज, वुमेन, एल्डरली, इन सब का जो सोशल इंक्लूजन वाला टॉपिक है, उसमें दिया हुआ है, जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान और ट्राइबल सब प्लान, ये सब सारा आपको पढ़ना है। तो इकोनॉमिक्स में भी वुमेन है, तो प्योर इकोनॉमिक्स नहीं है, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस का सब्जेक्ट मैटर है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपको इसको अच्छे से हैंडल करना चाहिए। रोल ऑफ इंडियन वुमेन इन द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। अब 19th सेंचुरी में जितने भी सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, उसमें महिला का महत्व चर्चा करना था। इसमें यू नीड टू इंक्लूड, चूंकि इसमें 20 मार्क्स का क्वेश्चन है और हिस्ट्री है, you need to include as many points, as many women's name, as many you can। भले ही उसका डिस्क्रिप्शन शॉर्ट हो, लेकिन जिसका नाम ज्यादा होगा तो इसको छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखना। तो जिन्होंने ऐसा किया है वो ठीक है, जिन्होंने ऐसा नहीं किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 महिलाओं को ढूंढिए, लिखिए और इस आंसर को अच्छे से तैयार कीजिए। उसके बाद मंगोल इन्वेजन फिर अथवा में भी दे दिया था। उसके बाद एक क्वेश्चन है, Muslim absorbed many features of local cultures and traditions and combined them with their own architectural practices। यह एक स्टेटमेंट दिया कि मुस्लिम लोगों ने लोकल संस्कृति परंपरा से बहुत कुछ सीखा और उन्हें अपने आर्किटेक्चरल चीजों में जोड़ दिया। इस कंटेक्स्ट में डिस्कस हाउ द प्रोविंशियल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडो इस्लामिक स्टाइल। इस क्वेश्चन को भी बहुत लोग नहीं समझे और उन्होंने पूरा का पूरा क्वेश्चन डिवोट कर दिया इंडो इस्लामिक स्टाइल के ऊपर, जबकि ये कह रहा है पहले लाइन में कि मुस्लिम ने प्रोविंशियल मतलब लोकल कल्चर से, लोकल स्टेट के ट्रेडिशन से सीखा, उसको अपने में ऐड किया और फिर डिस्कस हाउ द प्रोविंशियल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडो इस्लामिक स्टाइल। और फिर कह रहा है कि प्रोविंशियल वाले, स्टेट वाले कैसे इन्फ्लुएंस हुए इंडो इस्लामिक स्टाइल से। इसका मतलब इसका शुरुआत आप इंडो इस्लामिक स्टाइल से कर सकते हैं कि वह क्या था। तो दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ा, प्रोविंस वाले पे मुस्लिम का, मुस्लिम वाले पे प्रोविंस का। अब इसमें कुछ कुछ है जैसे मालवा, जौनपुर, जो भी स्टाइल है 3-4, उसको लिखना था और उसमें दोनों का प्रभाव चर्चा करना था। प्रोविंशियल स्टाइल को इसमें एक्सप्लेन करना था और उसमें इंडो इस्लामिक का क्या प्रभाव पड़ा उसको जोड़ के लिखना था। तो बहुत लोगों ने सिर्फ इंडो इस्लामिक लिखा, मालवा, जौनपुर, ये सब जितने प्रोविंशियल वाले थे उसको छोड़ दिया। तो यह भी, और छोड़ा भी, किसी ने लिखा तो सिर्फ 2 को लिखा तो बहुत बड़ा लिख दिया, बाकी बहुत सारे प्रोविंशियल स्टाइल है तो उसको छोड़ दिया, तो बैलेंस नहीं कर पाए। इसको इस तरह से करना है। फिर सर सैयद अहमद खान वाला क्वेश्चन था। सर सैयद अहमद खान आर्टिकुलेट द आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंशियल इश्यूज ऑफ मुस्लिम इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, सर सैयद अहमद खान बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है
कि किस तरह से मुस्लिम की आइडेंटिटी को, उनके एग्जिस्टेंशियल मुद्दे को, कि उनकी पहचान क्या है, उनका अस्तित्व क्या है, उसको भारत में आंदोलित किया या उसको भारत में किस तरह से स्थापित किया, यह क्वेश्चन। इसको सर सैयद अहमद खान के बैकग्राउंड से शुरू करना था, मुस्लिमों के कंडीशन को बतलाना था, और सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिए गए इनिशिएटिव को बॉडी में डालना था। फिर कंक्लूजन में बतलाना था कि किस तरह से मुस्लिम आइडेंटिटी पहले से और बाद में चेंज हुई। बहुत लोगों ने यह ग्रुप सी का तीसरा क्वेश्चन और उसका अथवा वाला सती सिस्टम वाला किया है, मोर एंड लेस सबका ठीक है, अच्छे से किया है। उसके बाद सती सिस्टम वाला है, व्हाट वेर द फैक्टर्स दैट लेड टू द एबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया, and critically comment on the role of Hindu community and the British in abolition of sati system। अब यहाँ पर क्वेश्चन 3 थ्रेड में बटा हुआ है। पहले कि ब्रिटिश भारत में कौन से कारक थे जिससे सती प्रथा खत्म हुआ। हेडिंग दीजिए, इसके पॉइंट लिखिए। यहाँ आप सती सिस्टम का अगर इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जरूरी नहीं है, आपको 20 नंबर का क्वेश्चन है और 3 भाग में यह क्वेश्चन बटा हुआ है। स्पष्ट लिख रहा है व्हाट वेर द फैक्टर्स, तो क्यों सती प्रथा के बारे में एक पन्ना लिख के छोड़, इसी में आ जाएगा कि क्या क्या फैक्टर्स थे जिससे सती प्रथा खत्म हुआ। आपसे कभी नहीं पूछा कि सती प्रथा क्या था, तो इसी को बैकग्राउंड में लेकर बहुत लोग इंट्रोडक्शन बना दिए, एक पन्ना उसी में खींच दिए। क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन के डिमांड के साथ फिर जस्टिस नहीं हो पाता। यह क्वेश्चन था बी स्पेसिफिक, आप जितना जानते हैं उसको स्पेसिफिकली लिख के आना था, क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन में डिमांड था 3। तो कौन कौन से कारक थे जिससे सती प्रथा को खत्म हुआ। फिर क्रिटिकली कमेंट, इस पे समालोचना करना था। क्रिटिकली जहां पर बात आ जाती है वहां का कंक्लूजन बहुत ही ध्यान से दिया जाता है। अब कह रहा है क्रिटिकली कमेंट ऑन द रोल ऑफ हिंदू कम्युनिटी एंड द ब्रिटिश इन एबोलिशन ऑफ सती सिस्टम। इसका मतलब कुछ चीजें ऐसी हुई होंगी जो सकारात्मक होंगी, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो नकारात्मक होंगी। ब्रिटिश भारत कुछ सोच के कह रहा होगा कि सती को खत्म करना चाहिए, ब्रिटिशर्स कुछ ने सोचा होगा। हिंदू कुछ सोच रहे होंगे कि अच्छा है, सती प्रथा खत्म हो जानी चाहिए। कुछ ऐसा सोच रहे थे कि सती प्रथा खत्म नहीं होनी चाहिए। तो इसका आलोचनात्मक करना है, मतलब एक पक्ष को हिंदू को लेकर, एक पक्ष ब्रिटिश को लेकर, दोनों में क्या क्या व्यू पॉइंट थे उनको लिखना है, किसी का पक्ष किसी का विपक्ष। उसके बाद क्रिटिकली में आपसे एक बैलेंस ओपिनियन की मांग की जाती है। क्रिटिकली, जहां भी क्रिटिकल लिखा हो, क्रिटिकली एग्जामिन, वहां पर यू नीड टू गिव ए बैलेंस ओपिनियन रिगार्डिंग द टॉपिक बीइंग आस्क्ड इन क्वेश्चन। जो भी पूछा गया है उसका स्पष्ट रूप से एक ओपिनियन देना है कि आप क्या सोचते हैं, आपका व्यू पॉइंट क्या है। तो उस समय का सर्कमस्टेंसेस क्या था, इसलिए अगर कुछ हिंदू कम्युनिटी में लोग सती प्रथा को फेवर भी कर रहे थे तो उनके पक्ष में आपको ओपिनियन रखना था। यहाँ पर यह होगा कंक्लूजन में कि जो परंपराएं होती हैं उसको टूटने में वक्त लगता है। परंपराएं एक दिन में नहीं टूटती, परंपराओं को टूटने में वक्त लगता है। एज ओल्ड ट्रेडिशंस डज नॉट ब्रेक इन वन गो, इट टेक्स टाइम। तो सती प्रथा गलत था, लेकिन उसमें कुछ हिंदू उसके साथ में नहीं थे, उसको चाहते थे कि ये चलता रहे। आप आज मैरिज सिस्टम कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं सभी लोग, अचानक से भारत में कह दे कि कल से शादी बंद हो जाएगा तो तुरंत शादी बंद हो जाएगा, इसको रुकने में समय लगेगा। कोई भी प्रथा हमारे यहाँ है वह जब बैठ जाती है तो उसको टूटने में, खत्म होने में समय लगता है। लोग उसका विरोध करते हैं उसको, क्योंकि वो सच मानते हैं। तो इतना आसान नहीं है एज ओल्ड ट्रेडिशंस का एक झटके में खत्म हो जाना, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने उनको उस समय सती प्रथा को सपोर्ट किया। तो इस तरह से इसका कंक्लूजन लिखना था। लेकिन दुनिया में 2 ही चीजें होती हैं, सही और गलत। अल्टीमेटली द राइट थिंग एस्टेब्लिश्ड एंड वी एबोलिश्ड द सती प्रथा। लास्ट में क्या हुआ, अंततः
सही चीज की जीत हुई और हमने सती प्रथा खत्म कर दिया। तो इस तरह का आपका कंक्लूजन होना चाहिए। बहुत लोगों का इस तरह का व्यू पॉइंट नहीं है। लोग अप्लाइड नहीं जोड़ पाते हैं। लोग जो पढ़े हैं हिस्ट्री में वही सिर्फ बात करते हैं। भाई मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखो, मल्टी डिसिप्लिनरी रखो। अगर आप लोग इंडस्ट्रियल ग्लोबलाइजेशन के बाद का समय पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स की अगर बात करो, और वहां पर आप इवेलुएट कर रहे हैं क्रिटिकली चीजों को, ग्लोबलाइजेशन को सपोज करो इवेलुएट कर रहे हैं, लिबरलाइजेशन को इवेलुएट कर रहे हैं, तो आप कंटेम्परेरी सोसाइटी में पॉवर्टी इरेडिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है, लोगों को जॉब क्रिएशन हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी बात भी तो करेंगे। तभी तो आपका बैलेंस ओपिनियन निकल कर सामने आएगा। या सिर्फ इकोनॉमिक व्यू पॉइंट को दें। तो हम लोग क्या करते हैं, वैसे आपका इकोनॉमिक्स में और भी टॉपिक है, इंक्लूजन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, और एक तरफ ग्लोबलाइजेशन भी। आप ग्लोबलाइजेशन को सिर्फ और सिर्फ मानकर चलते हैं पॉलिसी रिफॉर्म्स, आप उसको इंक्लूजन से कभी नहीं जोड़ पाते। आप उसको सोशल क्या कि ग्लोबलाइजेशन से क्या इंक्लूजन हुआ। तो जब आप सोचेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी, तभी इधर के आइडियाज को उधर आप इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे। तो यही प्रॉब्लम है आपको कि आप हिस्ट्री पढ़े हैं तो सिर्फ हिस्ट्री में अगर सर सैयद अहमद खान के बारे में पढ़े तो जो जानते हैं वॉमिट कर देते हैं। उसको कंटेम्परेरी में कुछ अगर दे सकते हैं तो दीजिए आंसर, अपने कंक्लूजन को इंटरेस्टिंग बनाइए। तो यहाँ पर यह लिखना था कंक्लूजन में कि एज ओल्ड ट्रेडिशन एक झटके में नहीं टूटता है, क्योंकि यहाँ पर क्रिटिकली कमेंट है। तो क्रिटिकली कमेंट में चूंकि आपसे एक बैलेंस ओपिनियन मांगा जाता है, यह हमेशा ध्यान रखिएगा। और आपने यहाँ कोई ओपिनियन नहीं दिया, अगर आपने ऐसे ही कंक्लूड कर दिया तो आपको नंबर कम मिलेगा। फिर एक क्वेश्चन है, व्हाट रोल डिड द इकोनॉमिक्स प्ले इन द अर्ली फेज ऑफ द ब्रिटिश रूल इन शेपिंग ऑफ लैंड टेन्योर पॉलिसी। बहुत आसान क्वेश्चन था, पूरा लैंड टेन्योर सिस्टम को लिखना था, इसमें कोई दम नहीं है। और फिर सती प्रथा वाला डी उसमें दे दिया। और ग्रुप डी का इसी तरह का क्वेश्चन उलगुलान वाला रट लीजिए, अगर नहीं रटे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी हुआ है पहले। बिरसा मुंडा वाला की कंट्रीब्यूशन टू इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे के लिए भी। फिर मेंशन फ्यू ट्राइबल रिवोल्ट्स इन झारखंड एंड देयर इंपैक्ट ऑन नेशनलिस्ट स्ट्रगल, यह भी बहुत अच्छे से लोगों ने लिखा है, क्योंकि आप लोग शायद झारखंड का सेक्शन बहुत अच्छे से तैयार कर लिए। डिस्कस द रोल ऑफ झारखंड इन फ्रीडम मूवमेंट, तो इसमें बस थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अपना बनाइएगा, क्योंकि सारे लोगों ने अच्छे से तैयार किया है। इसमें कोशिश कीजिए कि आपका पॉइंट विजिबल हो, कोशिश कीजिए कि आप कुछ फ्लो चार्ट बना दें ताकि आपका आंसर और लोगों से डिफरेंट हो। इस तरह से आपके लिए टेस्ट का डिस्कशन मेरे तरफ से खत्म होता है। आप इसमें कुछ सवाल खत्म करिए। इसी तरह टेस्ट 3 के लिए हम लोग कल इसी समय मिल जाएंगे आधे घंटे के लिए। आपका कोई सवाल है तो आप बताइए, आप और क्या सोचते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। कुछ बच्चे बहुत बढ़िया कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं, मैं उनको थैंक यू कहना चाहूंगा। इसी तरह जुड़े रहिए। लोग यूट्यूब पे आ जाएगा डिस्कशन ये सोच के जुड़ते नहीं है, लेकिन जुड़ना चाहिए। कुछ क्वेश्चन उनके मन में आए तो उसको रेज करना चाहिए। और जो लोग अभी भी घर में बैठते हैं ऑनलाइन वाले, और देख के लिखते हैं या समय ज्यादा लगता है, एटलीस्ट अपने कॉपी पर लिखिए कि उनको कितना टाइम लगा है। अपने आप को धोखा नहीं देना है। और मेरे नजर में अगर रहेगा कि ये लोग इतने घंटे में लिख रहे हैं तो मैं उनसे बात भी करूंगा, पता चलेगा इंस्ट्रक्शन से कि आपका कितने समय में पूरा हो रहा है। तो ये सबका ध्यान रहेगा तो इससे जल्दी एक निकल कर आएगा आउटकम। और अगर आप छुपाएंगे टेस्ट को लिख के हमें दिखा दिए और नंबर आ रहा है, नोट्स बहुत लोग तो ये करते हैं कि जो क्वेश्चन दिए उसको नोट्स से लिख के देख के क्वेश्चन तैयार करते हैं, ये सब फायदा नहीं करेगा आपको। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, इसके लिए तैयार रहिए, आइडिया बनाइए, थॉट प्रोसेस डेवलप कीजिए। कोई भी चीज आए, मैं देखिए इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ, मुझे हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट है, कुछ चीजें आपके सामने बोल लेता हूँ। और इसी तरह हर एक टॉपिक में कुछ न कुछ मेरे पास आइडियाज है, जिसकी वजह से मैं चीजों को डील कर लेता हूँ। आज भी कोई भी मुद्दा आएगा मैं उसको लिख लूंगा। तो ये तभी हो पाता है जब भी आइडियाज आपके पास होते हैं, थॉट प्रोसेस होता है।
तो ये चीज डेवलप करने की कोशिश कीजिए। किसी चीज को रटने से आपका काम नहीं होने वाला। मेरी तरफ से ये सजेशन। बाकी कुछ लोग बोलना चाहते हैं, बोलिए। सर सेक्शन में तो झारखंड विद्रोह वाला जो क्वेश्चन था सर, उसमें मेरा 15 मिनट समय एक्स्ट्रा लग गया सर। और मतलब ये सोचने में कि उसको शुरुआत से लेकर के अंत तक उसको कैसे लिखा जाए और उसको अरेंज करने में मतलब ज्यादा समय लग गया सर। तो इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? वो प्रैक्टिस। एक बार लिखे, 2 बार लिखे, 3 बार लिखे, 30 बार लिखना होगा। पागलपन चाहिए। कोई भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम निकालने के लिए पागलपन चाहिए। आप एक बार लिखे तो यहाँ 30 बार लिख रहा है। तो आपको जितनी बार लिखेंगे ना, उतना बार आपका पेन धीरे धीरे ना रुकने नहीं लगेगा। आज आपको पहली बार फ्रेमिंग किए उस क्वेश्चन को, तो इतना टाइम लगा। उसी क्वेश्चन को दोबारा लिखिए। क्वेश्चन आएगा कहाँ से? सब्जेक्ट मैटर से ही तो आएगा। अगर हमने बिरसा मुंडा को, अगर हमने आंदोलन को तैयार कर लिया, 2-4 बार हमने उसके ऊपर मेहनत कर ली, तो फिर हमारा समय कम लगेगा। इसमें प्रैक्टिस के अलावा कोई उपाय नहीं है। धीरे धीरे अपने आप समझ इसका बेहतर। धीरेन्द्र जी, अभी सुन रहे हैं आप मेरी बात को? जी सर। धीरेन्द्र जी, थोड़ा सा बताइए कि आपको भी क्या 5-5.5 घंटा लगता था या नहीं लगता था शुरू में लिखने में? बिल्कुल लगा था सर, एक इकोनॉमिक्स के टेस्ट में लगा था। और सर जो है अभी देखिए बेस्ट परफॉर्मर हैं और बहुत अच्छा इनकी तैयारी यूपीएससी की थी। जेपीएससी जब लिखना शुरू किए तो 5-5 इन्होंने मेंस भी दिया हुआ है, लेकिन कुछ वही कमी रह गई होगी, टाइम मैनेजमेंट का नहीं हुआ। लेकिन 5 घंटा और ये इनका देखिए कि ये बड़े मतलब सुलझे हुए आदमी, ये पेपर के ऊपर लिख देते थे टाइमिंग कि मुझे 5 घंटा 20 मिनट लगा। मुझे याद है पहले टेस्ट में ऐसा लिखते थे धीरेन्द्र जी, नहीं? सर वो तो आपके सामने ही वहां पे बैठ के देते थे, तो फिर हाँ, वो लगता था टाइम उसमें। तो इस तरह से। और आज की डेट में धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ या नहीं हुआ? आपको क्या लग रहा है, अभी इम्प्रूव हुआ धीरेन्द्र जी? बहुत इम्प्रूव हुआ है सर। एक्चुअली पहले वही था कि यूपीएससी में आपका मतलब वो शॉर्ट आंसर लिखना रहता था 150 या 250 वर्ड्स। तो यहाँ जेपीएससी का जब किए तो फिर वो पता नहीं चल रहा था कि कितना कैसे मैनेज करना है, तो धीरे धीरे फिर वो 3-4 टेस्ट में आ गया था। 3-4, हाँ बिल्कुल। इसी तरह आप जो लोग भी लिख रहे हैं, आपको मैं यही कहूंगा, ये जब तक आपका मेंस क्लियर नहीं हो जाता, जब तक आप मेंस दे नहीं लेते, टेस्ट को स्टॉप मत कीजिए। यहाँ पर 85 बच्चा अभी ग्रुप में है, टेस्ट देता है 30-35-40 बच्चा। ग्रुप यू शामिल होता है डिस्कशन में 10 बच्चा 20 बच्चा। आप देख लीजिए लोगों का इंटरेस्ट। जिसका पागलपन लास्ट तक बना रहेगा उसी का होगा। यहाँ पर मैं आपको टेस्ट से जोड़ने के लिए सिर्फ कागज का दाम ले रहा हूँ। हर टेस्ट में 1,1100 रुपए में जोड़ने का प्लान किया कि सिर्फ कागज का दाम लेना है। तो लिखने में क्या जाता है? तो जब जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका खुद से कुछ लिखिए। अगर नहीं भी टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं, खुद से कुछ लिखिए। क्वेश्चन खुद से फ्रेम कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। हम लोगों के जमाने में इतना टेस्ट पॉपुलर नहीं था। बाद में जाके टेस्ट आने लगा, बहुत पैसे लेने लगे लोग टेस्ट का। 10-10 हजार 12-12 हजार यूपीएससी की तैयारी जब हम लोग करते थे तो। और हम लोग मिडिल क्लास लोग, बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं था कि 12-15 हजार किसी को टेस्ट के लिए। तो घर में ही खुद से क्वेश्चन फ्रेम करते थे और खुद से लिखते थे। और उसका फर्क पड़ता है जब आप खुद से क्वेश्चन बनाने लगे, इसका मतलब कि आपको पूरा टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया, तभी आप क्वेश्चन बना रहे हैं। तो यह भी आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक सिस्टम से ही जुड़िए और किसी कोचिंग के पीछे ही भागिए, खुद से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं कम से कम पैसे में कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि लास्ट तक इस तरह से बने रहिए, कुछ से कुछ होते रहेगा आपका काम। चलिए अब हम लोग ना कल इसी टाइम 7:30 बजे मिल लेंगे, थर्ड टेस्ट के ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। और साइंस का टेस्ट ना, मेरे एक मित्र हैं जो बीबीयू में केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं, वो और मैं दोनों मिलकर टेस्ट कर रहे हैं धीरेन्द्र जी। क्योंकि साइंस वाले अपने डॉक्टर राजशेखर सर दिल्ली में हैं। कॉपी यहाँ पर टेस्ट लोग ना अब बहुत देर देर में जमा करते हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि कॉपी को फिर दिल्ली भेजा जाए। तो हम दोनों मिलकर चेक कर रहे हैं। और आपका जो डिस्कशन है वो डॉक्टर राजशेखर सर
लेकिन 10 टॉपर्स की कॉपी उनको भेज दूंगा। और साइंस का टेस्ट एकदम रेगुलर होगा, चेक करके सैटरडे को आपको मिल जाएगा। और सैटरडे शाम में ही आपका टेस्ट का डिस्कशन होगा डॉक्टर राजशेखर सर के साथ। उसके बाद साइंस खत्म करने के बाद हम लोग इकोनॉमिक्स करेंगे। खोरठा के साथ साथ इस बार हम लोग नागपुरी का भी टेस्ट ले रहे हैं। तो जो आपके फ्रेंड सर्किल में नागपुरी वाले हैं उनको बोलिएगा, एक टीचर को जोड़े हैं जो और नागपुरी का टेस्ट डिस्कशन करेंगे। आगे चलकर गर्मी छुट्टी में हम लोग नागपुरी को रिकॉर्ड कर रहे हैं, नागपुरी के लेक्चर्स को हम लोग प्रोवाइड करेंगे। जो लोग ऑफलाइन में करना चाहेंगे वो ऑफलाइन में भी नागपुरी कर सकते हैं। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद जुड़ने के लिए। कल फिर मिलते हैं। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए सर। हिंदी का टेस्ट ऑर्गेनाइज होगा सर? हिंदी को अभी तक आप छोड़े नहीं हैं, हिंदी को छोड़ दीजिए, एकदम छोड़ दीजिए ना। मैं तो एकदम सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं यहाँ बच्चों को देख रहा हूँ, 2 बार से एक बच्चा इंग्लिश लेके अनसक्सेसफुल हो रहा है, जबकि वो बेस्ट बच्चा है मेरा। हिंदी लेके भी लोग अनसक्सेसफुल हो रहे हैं, मेरा देखा हुआ है। एक आध पास हुए हैं, जैसे अभी आपके सामने में एक डिप्टी एसपी हैं सतीश पाठक, पास हुए हैं, लेकिन उनका हिंदी से BA में सब कुछ रहा, इंटरेस्ट रहा। लास्ट में उन्होंने खोरठा का मेरे से कोर्स भी ले लिया था, खोरठा भी कर रहे थे, लेकिन फिर उनसे खोरठा संभला नहीं, फिर हिंदी में जाके एग्जाम दे दी। तो एक आध ऐसे हैं, हिंदी और इंग्लिश नहीं लेगा JPSC, मान के चलिए 60, 65, 70 नंबर दे देगा। खराब खोरठा लिखिएगा तो 100 नंबर आएगा। नागपुरी के साथ इस साल पॉलिटिक्स की वजह से कुछ इश्यूज रहे, लेकिन कंफर्म है कि नागपुर में भी रिजल्ट आने वाले दिनों में अच्छा होगा। बाकी कोई उर्दू लेके कर रहा है तो वो भी पॉजिटिव है, ठीक है। कोई संथाली लेके कर रहा है वह भी पॉजिटिव रहे, ठीक है। लेकिन आप हिंदी मत लेके कीजिए, दिक्कत होगा, यह बात मेरी मानिए। और खोरठा बाहर का लड़का कर रहा है। साइंस में 5 क्वेश्चन लिखना था। क्या पूछ रही हूँ कि साइंस में 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। हाँ बिल्कुल, 32 नंबर का सवाल था, सभी अटेम्प्ट करते थे। ठीक है। चलिए ठीक है नीतू जी, खोरठा छोड़िए। सर एक्चुअली दिक्कत ये है सर कि हम लोग के एरिया में ना तो खोरठा अच्छे से बोला जाता है ना नागपुरी बोला जाता है सर। तो अरे दिक्कत है। हमीन सीख गए ये खोरठा यार, यहाँ रह के। तहिन जे झारखंड के हो से ना सीखबो ना सकबो, यही तो है खोरठा। क्यों धीरेन्द्र जी गलत बोल रहे हैं? बोलना लगाएगा, झारखंड काम लिखना है तो लिखना मतलब थोड़ा मुश्किल लगता है, इसलिए मुझे अगर ये कहे कि आपको एक बार यूपीएससी में और चांस मिलेगा, प्रैक्टिस कर रहे हैं वैसे खोरठा कीजिए और क्या। मुझे अगर ये कोई कहे कि आपको यूपीएससी में हम एक और अटेम्प्ट देंगे, आप यहाँ से दिल्ली दौड़ के पैदल चले जाओ, मैं दौड़ने के लिए तैयार हो जाऊं। मुझे एक चांस चाहिए IAS बनने के लिए, ठीक है। इसी तरह से आप सोचिए कि अगर आपको JPSC बनना है तो आपको खोरठा लेना होगा। मुझे भी ऐसा लगता था कि कोई भी भाषा से आदमी निकाल सकता है। मैं अब आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ बच्चों के दर्द को देख रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा हिंदी में। मोह त्यागिए, और अगर करना है JPSC करना है तो हम कुछ भी कर लेंगे, खोरठा में इंटरेस्ट पैदा कर लेंगे। मुझे ना आजकल खोरठा बोलने में बहुत मजा आता है, मैं बच्चों के साथ सीख रहा हूँ खोरठा। और रहा बात लिखने का, तो जब मैं बोलना नहीं जानता था तो मैं बोल कैसे पा रहा हूँ? संगत से, प्रैक्टिस से। उसी तरह लिखने का, जब आप एक ही चीज को उतारिएगा ना, जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं खोरठा का, वो मुझे देख देख के आप लिखिए खोरठा। धीरे धीरे 1 बार में, 2 बार में, 3 बार। मैडम कॉन्वेंट एजुकेटेड बच्चा ऋतिक सिंह खोरठा लेके अभी निकाला है, बच्चा इंग्लिश मीडियम का लड़का। कभी वो खोरठा तो बोलना भी नहीं जानता है, लेकिन खोरठा लेके 17वां रैंक लाया है। इंग्लिश मीडियम का लड़का, उसको बिल्कुल इमेजिन, उसको देख के उसका इतना बॉडी लैंग्वेज बढ़िया है, वो कॉन्वेंट एजुकेटेड स्मार्ट लड़का, आप सोचेंगे नहीं कि खोरठा। वो इंग्लिश मीडियम का लड़का था, लेकिन उसने भी मेहनत करके खोरठा लिया। अजय आर्यन श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का लड़का, उसने खोरठा लिया। उसको डर लग रहा था कि मुझे 70 नंबर आएगा, 98 या कुछ इस तरह का नंबर आया है।
तो जो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, जिंदगी भर इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, वो खोटा लेके 100 नंबर आसानी से ला रहा है। हिंदी में नहीं देगा, 65-70 नंबर दे देगा, 30 नंबर से यहीं पीछे हो जाइएगा। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, मैं फैक्ट बतला रहा हूं। इसलिए निकालना है तो हम खोटा सीख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बीएन ओहदार सर जो पढ़ाते हैं वहीं से आ जाता है। आप उनका भी वीडियो लेक्चर लेके कर लीजिए, हमारे यहाँ से फोन पे बात कर लीजिएगा, ले लीजिए, अभी उसको कर लीजिए। और जिस समय मतलब नया लेक्चर आएगा उनका ऑफलाइन वाला, अभी शुरू होने वाला है, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा फिर से शुरू होगा, नया वाला भी लेक्चर उसी में शेयर कर देंगे। तो डबल लेक्चर सुन लीजिए, लिखने की घर में प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हिम्मत कीजिए, हिम्मत करेंगे हो जाएगा। ठीक है, हाँ।